बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। बिहार में अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा और राष्ट्रीय गीत ये वो प्रतीक हैं जिससे देश की भावनाएं जुड़ी। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस का ये वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया है। राष्ट्रगीत के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। 80 साल के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। वंदे मातरम के अपमान पर बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा वंदे मातरम तो गाना ही होगा। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। मुसलमानों के वोट बैंक में इतना कांग्रेस गिर जाएगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी गिर जाएंगे कि राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे। साफ दिखाई पड़ रहा है। जैसे इनको राष्ट्रगीत सुनने में लगता था कि जैसे हमारा उनको मुसलमान का वोट दिखाई पड़ता था। रोड पर उतर गए हैं। यदि सोनिया गांधी अपने अपमान का यदि माफी देशवासियों से नहीं मांगा तो उग्र आंदोलन भी होगा, और निश्चित रूप से यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गान करना ही होगा। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था के जरिए इसके गायन और सम्मान को और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर वंदे मातरम के अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। वंदे मातरम पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब दो सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तिरंगा जो किसी पार्टी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का है। लाल किले की प्राचीर जो किसी सरकार की नहीं आजाद भारत की पहचान है। लेकिन 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इसी राष्ट्रीय मंच से एक सियासी सवाल भी उठ खड़ा हुआ। जब देश एकजुट होकर आजादी का जश्न मना रहा था तब लोकतंत्र के सबसे बड़े विपक्षी चेहरों की गैर मौजूदगी दिखी, जिसको सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया है कि देश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए।
आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। कल यानी 15 अगस्त, जब पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उत्सव और गर्व के आगोश में डूबा था, गूंज रहा था जन गण मन और फिजाओं में लहरा रहा था हमारा तिरंगा। ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार ध्वजारोहण कर देश को संबोधित किया। सभी मंत्री महोदय और बड़े बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जरा सोचिए, जब 140 करोड़ देशवासी अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, जब लाल किले का हर कोना देश के वीर सपूतों के शौर्य और सम्मान को सलाम कर रहा था, तब लोकतंत्र के दो सबसे बड़े चेहरे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से नदारद थे। सवाल सिर्फ कुर्सियों के खाली रहने का नहीं, सवाल उस परंपरा का है जो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता सिखाती है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर तीखा प्रहार करते हुए साफ कहा है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत है। ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के नेता जब भारत का तिरंगा फहराया जाए और जहां 150वीं बार वंदे मातरम की 150 जयंती हो, उसमें शामिल न हो, योजनाबद्ध तरीके से न हो। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर वक्त टकराव की राजनीति ढूंढती है। सीटों के क्रम निर्धारण को लेकर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर राहुल जी अगर वहां उपस्थित नहीं होते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समय अनावश्यक टकराव की मुद्रा में राहुल जी खड़े रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं उनका सम्मान हर राजनेता को करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, विरोध के अपने मंच है, चुनाव की अपनी जंग है, लेकिन लाल किला किसी पार्टी का मंच नहीं। ये 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सांसों और बलिदानों का प्रतीक है। जब देश का मुखिया तिरंगा फहरा रहा हो, उस समय नेता प्रतिपक्ष का वहां होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे मंत्रियों का। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से ये तर्क सामने आता रहा है कि मामला सिर्फ समारोह का नहीं बल्कि सम्मान और प्रोटोकॉल का भी है। 2024 में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था। लगातार 2 वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष का सीटिंग अरेंजमेंट कितना घटिया रहा। परंपरा के मुताबिक दूसरी पंक्ति उनकी जगह होती है, लेकिन बिल्कुल पीछे बैठने की जगह दी गई। कोई बात नहीं, राष्ट्रध्वज हम अपने घर में फहरा लेंगे। कोई नियम थोड़ी है कि लाल किले जो जाएगा राष्ट्रध्वज फहराने वही देशभक्त होगा। असंख्य आबादी इस देश की अपने दरवाजे पर फहरा लेती है, अपने दफ्तरों में राष्ट्रध्वज फहराती है। हमें राष्ट्रध्वज फहराना है, हम इस देश में कहीं भी फहरा लेंगे। लेकिन इस बहस के बीच एक बड़ा सवाल देश के सामने जरूर है। क्या तिरंगा किसी एक सरकार का है? नहीं। क्या लाल किला किसी एक पार्टी की जागीर है? नहीं। क्या स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का झंडा लाल किला से फहरा रहे थे? वो भी नहीं। ये उस भारत का पर्व है जिसे आजाद कराने के लिए हर विचारधारा, हर समुदाय और हर पीढ़ी के लोगों ने संघर्ष किया। इसलिए प्रधानमंत्री से असहमति हो सकती है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, संसद में हंगामा भी हो सकता है, सड़क पर विरोध भी हो सकता है, लेकिन तिरंगा जब फहराया जाए तो उस क्षण को राजनीतिक विरोध से ऊपर राष्ट्र को रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में छात्रों के बहाने सियासी हलचल तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। विरोधी दल के नेताओं के साथ साथ कुछ छात्र संघ भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है।
एक तरफ छात्रों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। तेजस्वी छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के विरोध में लोक भवन मार्च करेंगे, तो कुछ छात्र संगठनों ने भी TRE-4 के नोटिफिकेशन में देरी को लेकर आमरण अनशन और विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया है। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है जब छात्रों के मुद्दे पर बिहार में आंदोलन की तैयारी हो रही है। आप देखे होंगे जो सिवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब के जो है बताने का काम करेंगे। जब आधा जुलाई बीत गया तो ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद विज्ञापन, 25 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा। जब 25 जुलाई आने वाला तक आज याचना भेज देंगे। जब जुलाई खत्म हो गया तो ये अयोग्य शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी बोल रहे हैं कि हमने याचना भेज दिया। हमको शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे अब संदेह है। 18 अगस्त पे आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठने जा रहे हैं और साथ में TRE-4 के साथ हम लोग का मुद्दा है BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए। देश में जेन-ज़ी के आंदोलन के बाद विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि छात्रों के मुद्दे के सहारे सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। छात्रों के मुद्दे के सहारे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, तो सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष छात्रों के बहाने सियासी रोटी सेकना चाहती है। और जब जागरूकता आती है, जब नाक से ऊपर पानी उठने लगता है, तब इस तरह की जागरूकता आती है। तो अब समझिए कि अब अति हो गया। अति होने के बाद छात्र भी जगे हैं, युवा भी जगे हैं और सभी पार्टी के युवा जगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग चूँकि सत्ता में है, सत्ता का सुख ले रहे हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। जब नक्सलवाद का सफाया हो गया तो इनके दिमाग में कीड़ा तो काटता है नक्सलिज्म का। बाकी लोग कुछ हैं जो चाहते थे कि ये नक्सलवाद जिंदा रहे, अब वो नक्सलवाद खत्म हो गया, कीड़वा तो है ही है, तो वो कीड़ा कहीं न कुछ लंदफंद करने के लिए सोचते रहते हैं। नहीं, छात्र का मुद्दा उठना चाहिए। छात्र की जो समस्या है उसको संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए और ये छात्रों के सभी लीडर हैं, वो उनको उठाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो अपने चक्कर में ये सब मामला उठाते रहते हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति फिलहाल छात्रों के इर्द गिर्द होती दिख रही है। अब ये मुद्दा कितना गर्माता है और विरोधी से लेकर कुछ छात्र संघ इस मुद्दे को कितनी हवा दे पाने में सफल होते हैं और सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। रांची में छात्रों का आंदोलन 23वें दिन जारी है। छात्रों ने सरकार की ओर से मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। 18 अगस्त तक मांगों को मानने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की चेतावनी भी दी गई। हालांकि संवाद के जरिए समाधान की उम्मीद अभी भी कायम है। इधर बीजेपी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। छात्रों का आंदोलन 23वें दिन जारी। मांग पूरी नहीं होने पर छात्र नाराज। हेमंत सोरेन राहुल गांधी का पुतला दहन। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव। सरकार पर दबाव, समाधान की उम्मीद। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में जमे छात्रों के आंदोलन के 23वें दिन पूरे हो गए। सरकार की ओर से मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही है, जिससे नाराज छात्रों ने रविवार को रांची सहित पूरे राज्य में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। छात्रों का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन उन्हें प्रिय है, लेकिन मांग पूरा नहीं होने से उन्हें दिल पर पत्थर रखकर पुतला दहन करना पड़ रहा है। साथ ही मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन से कि आइए यहाँ पे देखिए, हम हमारे बच्चे हैं,
हमारी मांग सुनिए, क्योंकि यदि आप हमारी मांग को नहीं सुनिएगा, गवर्नमेंट में सर हमारी यदि मांग नहीं सुनी जाएगी तो 18 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया। यदि 18 तारीख को अल्टीमेटम नहीं सुनी जाएगी तो 20 तारीख को पूरे हम सीएम आवास को गिराव करने का कोशिश करेंगे सर। किसको शौक है कि वो यहाँ पे बैठे, बारिश में, धूप में बैठे, भूख में बैठे? किसको शौक है कि वो जाके सेलिब्रेट ना करे, कहीं बाहर ना जाए, सेलिब्रेट ना करे, कुछ ना करे? किसको शौक है? अगर पूरी हो गई है मांगे तो फिर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? इन लोग की जो एग्जैक्ट मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए ना, बस इतना ही तो कहना है। छात्र एक तरफ आंदोलन तेज करने की कोशिश में जुटे हैं तो दूसरी तरफ वार्ता का चैनल भी खुला रखने को तैयार है। 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की तैयारी है तो वार्ता के जरिए समाधान की भी उम्मीद जगाते छात्र दिख रहे हैं। सरकार वार्ता करके मान जाती है 18 तारीख तक तो हम लोग सीएम आवास घेराव नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानती है तो हम लोग उग्र होकर सीएम आवास का घेराव जरूर करेंगे। हम लोग सीएम से बात करना चाह रहे हैं, संवाद करना चाह रहे हैं। घेराव तो एक नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग सीएम अभी अगर बात करेंगे तो अभी बात करके संवाद, क्योंकि एक ही लोकतंत्र में संवाद ही रास्ता है, संवाद से ही रास्ता निकल सकती है। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को बीजेपी ने नैतिक समर्थन का ऐलान किया है। बाबूलाल मरांडी ने छात्रों की मांग को जायज करार दिया। बाबूलाल के बयान के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। जेएमएम ने बीजेपी को दो मुहिम पार्टी बताते हुए पहली और दूसरी जेपीएससी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने भी छात्रों के कंधे के सहारे राजनीति का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से समर्थन करती है उनके आंदोलन का। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आंदोलन करें। हमारी पार्टी के बच्चों के साथ सहानुभूति है। नैतिकता की बात करेंगे, नैतिकता की बात था। अगर नैतिकता के साथ थे तो उस दिन छात्रों का घेराव कार्यक्रम में बंगाल से आदमी बुलाकर आप लाए थे, झारखंड में भी आदमी नहीं मिला था आपको। आपने पूरी तरह से उस पूरे आंदोलन को डिरेल करने का काम किया। आप झारखंड बंदी बुलाए थे ना, 4 गो आदमी नहीं था उनके बंदी में, तो वो छात्रों के कंधे पर अपने राजनीति का मरा हुआ राजनीति रख के जिंदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये उनको शोभा नहीं देता है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छोड़कर लगातार आंदोलन पर डटे छात्रों का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। सरकार से मांगों पर ग्रीन सिग्नल की उम्मीद है, लेकिन सरकार है कि पहले दौर की वार्ता के बाद अब कोई पहल करती नहीं दिख रही। रविवार को किया गया पुतला दहन बानगी है छात्रों के आक्रोश की चेतावनी है। सरकार के लिए समय रहते मांग पर विचार करने की, नहीं तो आंदोलन अगर समय और शांति की दीवार तोड़कर आगे बढ़ा तो सरकार की मुसीबत भी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगर बात अगली खबर की। दलमा अब सिर्फ हाथियों और जंगलों के लिए नहीं बल्कि हवा में लटके रोमांच के लिए भी पहचाना जाएगा। सरायकेला के दलमा में वन विभाग ऐसा हैंगिंग गेस्ट हाउस तैयार कर रहा है जहां ठहरने वाले सैलानियों को एक तरफ गहरी खाई का रोमांच मिलेगा तो दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर और पहाड़ों का शानदार नजारा। दावा है कि कुछ ही दिनों में पर्यटक इस अनोखे स्काई स्टे का अनुभव कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़, खाई और हवा में लटका आशियाना। दलमा की पहाड़ियों पर हैंगिंग स्काई स्टे। पहाड़ पर कमरा, खाई के ऊपर रोमांच। 15 हैंगिंग हाउस से दिखेगा खूबसूरत नजारा। ये तस्वीरें दलमा की उन्हीं पहाड़ियों की है जहां पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारियां जोरों पर है। वन विभाग यहां 15 हैंगिंग गेस्ट हाउस बना रहा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर गेस्ट हाउस का एक हिस्सा पहाड़ पर होगा जबकि दूसरा हिस्सा गहरी खाई के ऊपर हवा में निकला हुआ होगा। यानी कमरे में बैठकर ऐसा एहसास होगा जैसे आप बादलों के बीच ठहरे हो। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीर कि दलमा के 4 पहाड़ों के ऊपर ये पूरी तरह से इस कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है। जब इस हैंगिंग कॉटेज जो बनकर तैयार होगा, इस पर आप आधा ये जो है पहाड़ से लटका रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो पहाड़ों पर रहेगा। दलमा की ऊंचाइयों से पूरे जमशेदपुर शहर की तस्वीर दिखाई देगी। सूर्योदय हो या शाम का सूरज ढलना, यहाँ का नजारा पर्यटकों के लिए यादगार बनने वाला है।
वन विभाग का उद्देश्य है कि जंगल, पहाड़ और रोमांच को एक साथ जोड़कर झारखंड को एडवेंचर टूरिज्म के नए नक्शे पर लाया जाए। जमशेदपुर शहर या अन्य राज्यों से आने वाले सैलानी के बीच ये आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि देश का पहला ये हैंगिंग कॉटेज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं 15 यहाँ पर कॉटेज जो है वो बनाए जा रहे हैं अलग अलग जो है, जिसमें एक कॉटेज में लगभग पूरा परिवार जो है रह सकता है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना में सुरक्षा के साथ आधुनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। स्काई स्टे में ठहरने वाले पर्यटक प्रकृति के बीच रहकर दलमा की खूबसूरती का करीब से आनंद ले सकेंगे। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में दलमा का ये हैंगिंग गेस्ट हाउस झारखंड का नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन सकता है। लगातार जो है झारखंड सरकार और वन विभाग की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं जब इसके बनने के बाद देश का पहला जो होगा ये हैंगिंग कॉटेज सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र भी होगा। हालांकि अब लोगों को इंतजार है कि कब तक ये शुरू हो, और उसके बाद सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं दूर दराज से भी कई सैलानी यहाँ पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं ये कॉटेज जो है वो उनके बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए दलमा से आशीष कुमार तिवारी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मोतिहारी में फर्जी आधार कार्ड बनाने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। साइबर कैफे में विदेशी नागरिकों का भारतीय पहचान बनाया जा रहा था। पुलिस ने 2 साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया है। साइबर कैफे में देश विरोधी साजिश के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड का बड़ा खेल, विदेशी को भारतीय पहचान, साइबर कैफे में बड़ी साजिश। बिहार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल चल रहा है। भारत नेपाल सीमा से फर्जी आधार कार्ड बनाने के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान देने का खेल बेनकाब हुआ है। रक्सौल, रामगढ़वा, भेलाही, आदापुर, हरपुर और नकरदई इलाके में इस तरह के नेटवर्क की शिकायत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। आदापुर और रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि साइबर कैफे के जरिए नेपाल के लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे। आदापुर थाना अंतर्गत जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ साइबर कैफे में फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था। एक नेपाली व्यक्ति था जिसका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था। इसमें गिरफ्तार किया गया साइबर कैफे के संचालक को, और इस तरह के कुल जो है 6 मामले अब तक मोतिहारी जिला में दर्ज किए गए हैं अलग अलग थानों में। विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान देना बेहद ही सनसनीखेज मामला है। साइबर कैफे में फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनाने का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग हैं, नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको नालंदा से बताते हैं। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय स्थित बीज व्यवसायी के घर भीषण डकैती मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 5 लाख रुपए नगद, लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए गए। बता दें कि ये सभी रुपए और आभूषण डकैती के दौरान लूटी गई थी। वहीं डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2026 को रात्रि में जो डकैती हुई थी, पूर्व में टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हुआ था, और रिसेंटली 2 अरेस्टिंग इसमें हुआ है, धीरज कुमार और सोनू कुमार का। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां मंझौल थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से सनसनी मच गई है। धारदार हथियार से युवक का चेहरा कुचलकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया। सरकारी स्कूल के पीछे युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनीष ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस के मुताबिक युवक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज रात के हम काम पे आए, उसके बाद एक दा भैया मिले, उसके बाद कहीं गए थे उधर से, मतलब रात से नहीं पता था, दिन में पता चला। रात को हम खोजबीन किए, मम्मी पापा हम थे, खोजबीन किए, मशीन नहीं मिला।
दिन में सुबह पता चला है कि उधर मार के फेंका हुआ, आँख काला हुआ है। डेड बॉडी मिली है, अराउंड देख के लग रहा है कि 20 से 25 साल का युवक है और शिनाख्त ऑलमोस्ट 90% हो गई है। तो परिजन आए हैं जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।